गुड आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत जो हमारी आज की यूनिट है वो है थर्ड। हमारी सेकेंड यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी हमने यूट्यूब पे क्लास ली है और जो हमने गूगल मीट पे ली है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारी आज की थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट का नाम है हमारा शिक्षा में चुनौतियां। शिक्षा में चुनौतियां। हमारा भारत देश आजाद हो चुका है, ठीक है। हमने पिछली यूनिट में हमने यही पढ़ा था कि किस प्रकार से स्वतंत्रता से पहले आयोग बने थे, शिक्षा के नए नए आयाम हमारे सामने आए थे और किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा में परिवर्तन आया था। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो शिक्षा की चुनौतियां, कि भाई शिक्षा में कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी शिक्षा के विकास में बाधाएं आई, वो सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो शिक्षा की चुनौतियों में सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भाषा नीति। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भाषा नीति। जिस प्रकार से आपको पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अलग अलग भाषाओं का वर्चस्व हमेशा रहा है। जैसे कि प्राचीन काल में संस्कृत की बहुलता अधिक थी, फिर जब मध्य युग आया तो मध्य युग में अरबी और फारसी ने स्थान ले लिया और आधुनिक युग में तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। तो इस वजह से भारत में अलग अलग भाषाओं की नीति रही है। लेकिन यदि भारत में अगर कोई भारत के विकास में कोई बाधा अगर आई है तो वो भाषा से ही आई है, कि भाषा संप्रेषण का समस्त सशक्त माध्यम है। फलस्वरूप इसका समाज में एक संबंध है, यानी कि भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम भाषा को जानते हैं तभी तो हम भाषा के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं अपनी चीजों का, हम अपनी चीजें बोल सकते हैं। आज मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे भाषा का ज्ञान है और आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको भी भाषा का ज्ञान है। बिना भाषा के अभाव में हम कुछ भी नहीं है और हमारा समाज का विकास भी होना संभव नहीं है। जैसे जैसे मानव का सामाजिक एवं सामुदायिक विकास होता गया, नवीन संस्कृतियों ने भाषाओं का उद्भव होने लगा। जैसे जैसे समाज का विकास होने लगा वैसे वैसे भाषा का भी विकास होने लगा, जो कि निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। अब किस किस प्रकार से भाषा का विकास होने लगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो भाषा का विकास हुआ वो हुआ प्राचीन काल में। भाषा का विकास हम पहले देखेंगे प्राचीन काल से। पहला है प्राचीन काल में भाषा का विकास, कि भाई प्राचीन काल में किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ। आपको पता ही है कि हमारे प्राचीन काल की जो शिक्षा जो थी या फिर प्राचीन काल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। जितने भी बड़े बड़े महाकाव्य ग्रंथ वगैरह जो भी लिखे गए वो सारे के सारे संस्कृत में ही लिखे गए। वैदिक युग में आर्य भाषा संस्कृत का वर्चस्व स्थापित था। इसे वेद वाणी कहा गया है। संस्कृत भाषा को क्या कहा गया है? संस्कृत भाषा को वेद वाणी भी कहा गया है। इस समय का संपूर्ण साहित्य
मात्र संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध था। संस्कृत दैनिक बोलचाल की भाषा से लेकर पढ़ने लिखने की राजकीय कामकाज की भाषा भी हो गई थी। प्राचीन काल में जो भी मतलब पढ़ना लिखना तो संस्कृत में होता ही था, साथ साथ में जो नॉर्मल जो अपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसकी अभी अपन हिंदी में कर रहे हैं, वैसे उस समय संस्कृत में ही बोलचाल होता था। सारा का सारा सूचनाओं का आदान प्रदान भी संस्कृत में ही होता था। और उस समय जो भी राजा महाराजा जो भी अपने राजकीय कार्य करते थे अपने राज्य से संबंधित, वो भी संस्कृत भाषा में ही होता था। ठीक है, धीरे धीरे आर्यों के विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क स्थापित होने लगे, जिससे कि धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यापारिक वस्तुओं का भी आदान प्रदान हुआ। धीरे धीरे जो आर्य हमारे भारत में रहते थे प्राचीन काल में, उनका अपने देश के साथ साथ में दूसरे देशों से भी संपर्क हुआ। और जब दूसरे देशों से संपर्क हुआ तो वहाँ का व्यापार भी हमने आदान प्रदान किया, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म, वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं आदि सारी की सारी चीजें हमने आदान प्रदान की। और हमारा इस प्रकार से संस्कृत जो है वो दूसरे देशों में भी भाषा पहुंच गई थी। तो ये तो था हमारा प्राचीन काल की शिक्षा। अब हम देखेंगे मध्यकाल में भाषा का विकास। मध्यकाल में भाषा का विकास कि भाई मध्यकाल में भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ। मध्यकाल तक आते आते हमारे भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। जैसे ही मुसलमान आए वही काल हमारे भारत का मध्यकाल कहलाया। मुसलमानों के आने के साथ साथ में बहुत सारे मतलब धर्म का भी आदान प्रदान हुआ, यानी कि उनका धर्म अलग था, वैदिक काल हमारा अलग था, धर्म का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, साथ में वहाँ के रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। और सबसे पहला महान जो अच्छी सी बात है वो है भाषा का आदान प्रदान हुआ। अच्छी बात समझ लो, कौन सी बात समझ लो, लेकिन भाषाओं का भी आदान प्रदान हुआ। और कौन कौन सी भाषाएं का विकास हुआ, इनमें से मुख्य तो 2 भाषाएं भारत में आई, वो थी अरबी और फारसी। अरबी और फारसी भाषाएं भारत में आ चुकी थी। ठीक है, उन्होंने यानी कि मुसलमानों ने अरबी और फारसी भाषाओं के यौवन तक इस भाषा का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। ठीक है, भारत में यानी कि भारत में अरबी और फारसी भाषाएं भी काफी अधिक प्रचलित हो गई थी, बोली जाने लगी थी। और कितनी सारी जो कार्य हैं वो अरबी और फारसी भाषाओं में होने लगे थे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं यानी कि मध्य युग में भी संस्कृत साहित्य को पीछे नहीं छोड़ा था और संस्कृत विद्यालय उपलब्ध थे, संस्कृत पाठशालाएं भी उपलब्ध थी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है आधुनिक काल में भाषा का विकास। आधुनिक काल में भाषा का विकास। आधुनिक काल आप सबको पता है कि आधुनिक काल कौन सा काल है। आधुनिक काल जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का काल। आप मान लो कि ज्यादातर घटनाएं उसी में ही घटित हुई थी। जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, अंग्रेज जब आए हमारे भारत में, तो केवल व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे। उनका कोई भी ऐसा मान नहीं था कि भाई हम वहाँ पर जाके हुकूमत करेंगे या फिर दहशत फैलाएंगे या फिर लोगों को गुलाम बनाएंगे, ऐसा कुछ भी उनके माइंड में नहीं था जब तक वो भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे तब तक। लेकिन धीरे धीरे चीजें क्या हुई, उन्होंने भारत की चीजों को समझा, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक सभी स्थितियों को समझा और उन्होंने फूट डालो और राज करने की नीति का अनुसरण किया। साथ ही साथ में उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद में उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के साथ साथ में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में पूर्ण जोर दिया,
जिसके फलस्वरूप हमने 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व जो था वो बहुत ही एकदम शून्य हो गया, खत्म हो गया, और धीरे धीरे प्रयासों से हमें 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक जो कि था भाषाओं के ऊपर कि स्वतंत्रता से पूर्व भाषा में भारत में भाषा नीति किस प्रकार से अपनाई गई थी। अब जो है स्वतंत्रता में भाषा नीति, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भाषा नीति, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में भाषा किस प्रकार से सर्वोपरि हो गई थी, किस प्रकार से भाषा का आरंभ हो गया था, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप घर पे रहना, अपना ध्यान रखना, और कोरोना के साथ साथ में पता नहीं कौन कौन सी महामारियां जैसे कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये सारी की सारी चीजें हो रही है, और सुनने में आ रहा है कि थर्ड जो स्टेज है, थर्ड जो लेयर है कोरोना की, वो भी आ गई है, जो कि बच्चों में अत्यधिक मात्रा में पाई जा रही है। तो आप सब जने घर पे रहना, अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना जो भी आपके परिवार में मौजूद हैं, और आस पड़ोसियों को भी यही सलाह देना कि वो भी घर पर ही रहे।